गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लवली राजपूत, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कर्तव्य आईएएस नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पीडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो पीडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने क्या क्या देखा था? पीडिया की डेफिनेशन और चाइल्ड की इंटरनल ग्रोथ और एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ और इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ के बारे में देखा था। और हमने देखा था बेबी के पैरामीटर्स के बारे में, न्यूबॉर्न बेबी के क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या उसकी वाइटल स्टैटिक्स होती है। पैरामीटर्स के अंतर्गत हमने देखा था बेबी का हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड मिडाल सर्कमफेरेंस। और वाइटल स्टैटिक्स के अंतर्गत हमने देखा था बेबी की हार्ट रेट, पल्स और बेबी का टेम्परेचर, बॉडी वेट, ये सारी चीजें हमने वाइटल स्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ी थी। और कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हमने आपसे डिस्कशन किया था। बट अब हम आज की अपनी नेक्स्ट वीडियो में आज आपसे बेबी की कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और जो भी चीज़ें बाकी रह गई थी वो आज हम अपनी आज की क्लासेस में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं सभी फोकस करें इस क्लास में। आइए देखते हैं हम आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी ऑफ न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड रहेगा। यानी कि जो पीडिया के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि न्यूबॉर्न बेबी से रिलेटेड हैं, जो आपको आगे चल के पीडिया में काम आएंगी। तो देखते हैं हम। देखिए लाइव बर्थ क्या होता है, यानी कि जो बेबी का लाइव बर्थ होता है वह क्या होता है। तो हमने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कशन किया है कि जो लाइव बर्थ होता है यह एक ऐसा बर्थ होता है, यानी कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, क्या होता है, जब भी हमें बेबी की क्या देखने मिलती है, डिलीवरी देखने मिलती है। डिलीवर देखने में जब बेबी डिलीवर होता है या फिर जो बेबी है वह मदर से सेपरेट देखने मिलता है। यानी कि जैसे ही जो हमारा बेबी है मदर से क्या होता है, सेपरेट होता है। मदर से जब वह बेबी सेपरेट होगा और सेपरेट होने के बाद हमें बेबी में क्या प्रेजेंट दिखाई देते हैं, लाइव एविडेंस प्रेजेंट दिखाई देते हैं। जो बेबी है हमारा जब मदर से सेपरेट हो रहा है और सेपरेट की कंडीशन में भी अगर बेबी में लाइव एविडेंस प्रेजेंट है, अगर हमें बेबी में लाइव एविडेंस देखने मिल रहे हैं, तो इस प्रकार के बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं, लाइव बर्थ बेबी के नाम से जानते हैं। और लाइव एविडेंस में हमारे क्या प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कि बेबी में हमें लाइव रेस्पिरेशन देखने मिलेगा और लाइव हार्ट रेट देखने मिलेगा। ये सारी चीजें क्या होंगी, लाइव एविडेंस होंगे। यानी कि अगर बेबी में हमारे लाइव एविडेंस प्रेजेंट है तो हमारा बेबी किसकी कैटेगरी में आएगा, लाइव बर्थ की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टिल बर्थ के बारे में कि स्टिल बर्थ क्या होता है। तो देखिए स्टिल बर्थ क्या होता है, यानी कि बिलो 22 वीक्स एबॉर्शन बिफोर मिसिंग ऑफ बेबी, आफ्टर 22 वीक्स एंड वेट मोर देन 500 ग्राम बेबी डेड इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। यानी कि जो हमारी बेबी की नॉर्मल डिलीवरी होती है वह कितनी वीक्स के अंतर्गत होती है, हमारी बेबी की जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वह 37 टू 40 वीक्स में दिखाई देती है। यानी कि जो हमारी टर्म डिलीवरी रहेगी वह कितनी वीक्स में दिखाई देगी, 37 टू 40 वीक्स में देखने मिलेगी। लेकिन अगर बेबी की डेड हो जाती है कब, यानी कि आफ्टर 22 वीक्स के बाद, यानी कि अगर बेबी के हमें आफ्टर 22 वीक्स के बाद इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही अगर बेबी की डेड देखने मिलती है, जिसका वेट हमें कितना देखने मिलेगा, मोर देन 500। यानी कि अगर बेबी का वेट मोर देन 500 देखने मिलता है और आफ्टर 22 वीक्स के बाद अगर बेबी की किसी वजह से इंट्रायूटेराइन ग्रोथ में डेड हो जाती है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में डेड हो जाती है, तो इस प्रकार के बेबी को हम स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं। जिसमें एक और टर्मिनोलॉजी दी गई है, यानी कि एक तरह से एबॉर्शन किसे बोलते हैं, यानी कि एक कंडीशन है कि एबॉर्शन किसे बोलते हैं और स्टिल बर्थ किसे बोलते हैं। तो हम एबॉर्शन देखेंगे, यानी कि
लेस देन 22 वीक्स यानी कि बिलो 22 वीक्स के पहले अगर बेबी की डेड हो जाती है, यानी कि बिफोर मिसिंग ऑफ बेबी, यानी कि 22 वीक्स के पहले अगर हमें क्या देखने मिलता है कि बिफोर मिसिंग ऑफ बेबी, यानी कि हमें डेड देखने मिलती है, या जो प्रोडक्ट है वह एक्सपेल आउट देखने मिलता है। जो भी कॉन्सेप्शन है हमारा क्या देखने मिलता है, एक्सपेल आउट थ्रू दी वजाइना। अगर 22 वीक्स के पहले अगर जो हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्शन है मदर का 22 वीक्स के पहले अगर एक्सपेल आउट देखने मिलता है, तो इस कंडीशन को हम किसके नाम से जानेंगे, एबॉर्शन के नाम से जानेंगे। और स्टिल बर्थ क्या है, इसकी सेकेंड कंडीशन है। अगर आफ्टर 22 वीक्स, जिसमें क्या होगा, जो कॉन्सेप्शन का वेट होगा वह 500 ग्राम से एक्स्ट्रा देखने मिलेगा, या फिर मोर देन 500 ग्राम देखने मिलता है, और किसी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही बेबी की अगर हमें डेड देखने मिलती है, तो इस डेड को हम क्या बोलेंगे, किसके नाम से जानेंगे, स्टिल बर्थ के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारी टर्म बेबी। तो हम देखते हैं टर्म बेबी क्या होता है, यानी कि टर्म बेबी यानी कि टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है। तो हम बात करते हैं जो बेबी 37 टू 40 वीक्स, यानी कि जो डिलीवरी की एक गेस्टेशन एज होती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी की जो गेस्टेशन एज रहेगी वही क्या रहेगी हमारी 37 टू 40 वीक्स के समथिंग रहती है। कितनी होती है, 37 टू 40 वीक्स होती है। अगर इस गेस्टेशन पीरियड में अगर कोई बेबी हमें क्या देखने मिलता है, डिलीवर्ड देखने मिलता है, डिलीवर देखने मिलता है। अगर इस गेस्टेशन एज में बेबी की डिलीवरी हमें दिखाई देती है, तो इस प्रकार के बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं, टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। और इस प्रकार की प्रेगनेंसी को हम टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानेंगे। अब हम बात करें प्री टर्म बेबी क्या होता है। बात करते हैं हम प्री टर्म बेबी क्या होता है। तो बिलो 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी कि जो हमारी गेस्टेशन एज है प्रेगनेंसी की, अगर बिलो 37 वीक्स, अगर बेबी हमारा बिलो 37 वीक्स के पहले ही अगर डिलीवर हो जाता है, यानी कि अगर हमें बेबी का जन्म बिलो 37 यानी 37 वीक्स के पहले ही अगर बेबी हमें डिलीवर देखने मिलता है, तो इस प्रकार के बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं, प्री टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। और ऐसी डिलीवरी को हम प्री टर्म डिलीवरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, प्री टर्म डिलीवरी के नाम से जानेंगे। और दूसरे शब्दों में हम इसे प्री मैच्योर बेबी के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से, प्री मैच्योर बेबी। यानी कि अगर बिलो 37 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड में अगर हमें कोई बेबी डिलीवर देखने मिलता है, तो इस प्रकार के बेबी को हम किसके नाम से जानेंगे, प्री मैच्योर बेबी या फिर प्री टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा पोस्ट टर्म बेबी। तो पोस्ट टर्म बेबी क्या होता है हमारा, जो पोस्ट टर्म रहेगा तो आफ्टर 42 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पीरियड, यानी कि आफ्टर 42 वीक्स, यानी कि आफ्टर 42 वीक्स के बाद जो बेबी हमें डिलीवर देखने मिल रहा है, ऐसे बेबी को हम पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पोस्ट टर्म बेबी के नाम से जानते हैं। और आफ्टर 42 वीक्स जो हमें डिलीवरी देखने मिल रही है, जो आफ्टर 42 वीक्स हमें डिलीवरी देखने मिल रही है, इस प्रकार की डिलीवरी को हम किसके नाम से जानते हैं, पोस्ट टर्म डिलीवरी, पोस्ट टर्म डिलीवरी के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट हम देखेंगे ये SGA क्या होता है। क्या, SGA यानी कि स्मॉल गेस्टेशन एज क्या होती है, यानी कि स्मॉल गेस्टेशन एज क्या होती है बेबी की, जब कोई बेबी
कंप्लीट गैस्टेशन एज बट बेबी इज स्मॉल साइज, यानी कि अगर कोई बेबी अपनी गैस्टेशन एज कंप्लीट कर लेता है, यानी किसी बेबी का अगर जन्म हमें कब देखने मिलता है 37 to 40 वीक्स के दौरान अगर हमें बेबी का जन्म देखने मिलता है, बट उसका जो साइज है बेबी का, जो बेबी का साइज है वह नॉर्मल बेबी से स्मॉल दिखाई देता है, यानी कि जो बेबी का साइज रहेगा वह नॉर्मल बेबी की अपेक्षा क्या देखने मिलेगा, हमें स्मॉल साइज का बेबी देखने मिलेगा। और जो उसकी गैस्टेशन पीरियड कितना होगा, बेबी अगर अपना गैस्टेशन पीरियड यानी 37 to 42 वीक्स कंप्लीट कर लेता है और इस दौरान हमें डिलीवरी देखने मिलती है, लेकिन डिलीवरी के दौरान हमें बेबी का जो साइज है वह स्मॉल साइज देखने मिलेगा। कैसा साइज देखने मिलेगा, स्मॉल साइज देखने मिलेगा। इस प्रकार के बेबी को हम स्मॉल गैस्टेशन एज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, स्मॉल गैस्टेशन एज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं एलजीए। एलजीए यानी कि लार्ज गैस्टेशन एज। जो हमारी लार्ज गैस्टेशन एज होती है वह क्या होता है, यानी कि कंप्लीट गैस्टेशन एज बट बेबी इज लार्ज साइज, यानी कि जो बेबी है हमारा वह गैस्टेशन एज को तो कंप्लीट कर रहा है, यानी कि जो बेबी की गैस्टेशन एज है वह तो कंप्लीट हो रही है। बेबी हमारा 37 to 42 वीक्स के दौरान तो डिलीवर हो रहा है, बट जो बेबी का साइज होगा, जो बेबी का साइज होगा वह कैसा देखने मिल रहा है, हमें लार्ज साइज देखने मिल रहा है। बेबी हमारा जो होगा वह लार्ज साइज में दिखाई देगा। तो इस लार्ज साइज की बेबी को हम क्या किस नाम से जानते हैं, एलजीए यानी कि लार्ज गैस्टेशन एज के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, लार्ज गैस्टेशन एज के नाम से जानते हैं। तो ये रहे हमारे बेबी के नॉर्मल टर्म। अब हम बात करते हैं विएबिलिटी पीरियड्स, यानी कि जो फीटस का विएबिलिटी पीरियड होता है। तो विएबिलिटी एज यानी कि विएबिलिटी पीरियड क्या होता है फीटस का, हम देखेंगे। तो फीटल एबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन फीटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूटेरस, यानी कि ये क्या बोल रहा है, फीटल वायबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए ह्यूमन फीटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूटेरस, यानी कि एक ऐसा एज यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें जो फीटस होगा वह ना आउट यूटेरस यानी कि यूटेरस के आउटसाइड डेवलप कर सकती है, यानी कि एक ऐसा टाइम पीरियड कि अगर किसी वजह से बेबी क्या हो जाए, यूटेरस से अलग हो जाए, यानी कि मदर से सेपरेट होने के बाद भी हम बेबी को अगर लाइव रख पाते हैं आफ्टर 20 वीक्स या फिर आफ्टर 28 वीक्स के बाद अगर बेबी डिलीवर हो जाता है, और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वैसे तो इसमें हमने दो प्रकार की एज दी हुई है, यानी कि जो डेवलप कंट्री में है उसकी वायबिलिटी जो एज है, जो पीरियड होगा, डेवलपिंग कंट्री में वायबिलिटी पीरियड 22 वीक्स माना जाता है, और डेवलप कंट्री में जो वायबिलिटी पीरियड होगा बेबी का वह कितना होता है, 20 वीक्स होता है। और डेवलपिंग कंट्री यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री में आपका पीरियड होगा गैस्टेशन एज का वह कितना होगा, 28 वीक्स होगा। कितना होगा, 28 वीक्स होगा। हम इसे देखते हैं। यानी कि हम वायबिलिटी पीरियड की बात कर रहे थे, तो वायबिलिटी जो पीरियड था बेबी का वही क्या था कि हमने बात की थी कि जो वायबिलिटी पीरियड होता है बेबी का, अगर किसी वजह से बेबी मदर से सेपरेट हो जाता है तो आउटर यूटेराइन में भी हम बेबी को क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। तो उस कंडीशन को हम किसके नाम से जानते हैं, आउटर यूटेराइन। अगर बेबी क्या होता है, मदर से क्या हो जाता है, किसी वजह से सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद अगर हम बेबी को आउटर यूटेराइन के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, सरवाइव रख सकते हैं। तो इस कंडीशन को हम किसके नाम से जानेंगे, वायबिलिटी
पीरियड के नाम से जानेंगे, वायबिलिटी या फिर वायबिलिटी एज के नाम से जानेंगे। और जो वायबिलिटी एज होती है वह डेवलप कंट्री में जो हमारी वायबिलिटी एज रहेगी वह 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एज रहेगी, लाइक दैट यूएसए और जापान। यानी कि वहां पर ये 20 वीक्स क्यों है, क्योंकि वह एरियाज काफी डेवलप है, वहां पर जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है हमारी वह क्या है, ज्यादा देखने मिलती है। वहां पर कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट और एक्सपर्ट्स हैं, मेडिकल क्लिनिकल एक्सपर्ट्स देखने मिलते हैं। इस वजह से डेवलप कंट्री की जो वायबिलिटी एज है वह कितनी देखने मिलती है, हमें 22 वीक्स देखने मिलती है। अगर हम बात करें डेवलपिंग कंट्री की, तो डेवलपिंग कंट्री में हमें जो वायबिलिटी पीरियड है बेबी का वह कितना देखने मिलता है, 28 वीक्स देखने मिलता है। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री में बेबी का वायबिलिटी पीरियड होगा हमारा वह कितना देखने मिलेगा, 28 वीक्स देखने मिलेगा। जैसे कि लाइक दैट इंडिया में जो बेबी का वायबिलिटी पीरियड है वह कितना देखने मिलता है, 28 वीक्स का देखने मिलता है। क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है और हमारे यहाँ इतने इंस्ट्रूमेंट्स या फिर इतनी टेक्निक्स नहीं है अभी कि हम बेबी को 20 वीक्स में सरवाइव करा सकें। इसलिए हमारे इंडिया में जो वायबिलिटी पीरियड है एक बेबी का वह कितना दिया हुआ है, 28 वीक्स दिया हुआ है। 28 वीक्स में अगर कोई बेबी हमें मदर से सेपरेट देखने मिलता है तो हम इस कंडीशन में बेबी को क्या कर सकते हैं, हम बेबी को वायबिलिटी पीरियड में क्या कर सकते हैं, लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं, बेबी की लाइफ को सरवाइव कर सकते हैं और बेबी का डेवलपमेंट आउटर यूटेराइन के दौरान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो वेट बेबी की। नेक्स्ट टर्म है हमारा लो बर्थ वेट बेबी। तो लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, यानी कि अगर बेबी टाइम पीरियड के दौरान अगर हमें बेबी क्या देखने मिल रहा है, हमें बेबी का जो वेट है वह 2.5 kg से बिलो दिखाई दे रहा है। यानी कि जो हमारे बेबी का वेट रहेगा वह बिलो 2.5 kg से अगर कम दिखाई देता है तो इस प्रकार की कंडीशन को इस प्रकार के बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं, LBW बेबी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, LBW बेबी के नाम से जानते हैं। अगर हमें बेबी का वेट कितना देखने मिलता है, 2.5 kg देखने मिलता है। वैसे अगर हम बात करें तो बेबी का जो नॉर्मल वेट होता है वह कितना होता है, जो बेबी का नॉर्मल वेट रहेगा हमारा वह 2.5 kg से 3.9 kg के समथिंग होता है। कितना होता है, 2.5 kg से 3.9 kg के समथिंग एक नॉर्मल बेबी का वेट होता है। लेकिन अगर हमें जो बेबी का वेट है बिलो 2.5 kg दिखाई दे रहा है, कितना, बिलो 2.5 kg अगर हमें बेबी का वेट देखने मिल रहा है तो इस प्रकार के बेबी को हम किसी कैटेगरी में रखेंगे, लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में रखेंगे। हम नेक्स्ट बात करते हैं हम वेरी लो बर्थ वेट बेबी की। तो वेरी लो बर्थ वेट बेबी किस कैटेगरी में रखते हैं, अगर हमें बेबी का जो वेट है वह अगर हमें 1500 ग्राम से कम देखने मिलता है। कितना, जो हमारे बेबी का वेट है वह हमें 1500 ग्राम से अगर हमें बिलो देखने मिलता है, यानी कि 1500 ग्राम से हमें अगर बेबी का वेट कम दिखाई देता है तो इस प्रकार की बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। किसके नाम से, वेरी लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानेंगे। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी क्या होता है, तो अगर किसी कंडीशन में हमें बेबी का वेट 1000 ग्राम से कम देखने मिलता है, अगर बिलो 1000 ग्राम हमें अगर बेबी का वेट देखने मिलता है तो इस प्रकार के बेबी को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी के कैटेगरी में रखते हैं। किसी कैटेगरी में, एक्सट्रीमली
लो बर्थ वेट बेबी के कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि जो लो बर्थ वेट बेबी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है। तो नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है, 2.5 केजी से 3.9 केजी एक नॉर्मल बेबी का वेट होता है। नॉर्मल बेबी यानी कि न्यू बॉर्न बेबी का वेट 2.5 केजी से लेकर के 3.9 केजी एक नॉर्मल बेबी का वेट रहेगा। और अगर बिलो 2.5 केजी हमें नॉर्मल बेबी का वेट दिखाई दे रहा है तो वो हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, उसे लो बर्थ वेट बेबी के कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हमें बेबी का वेट 1500 ग्राम से भी बिलो देखने मिल रहा है, कितना, 1500 ग्राम से भी बिलो अगर हमें बेबी का वेट देखने मिल रहा है तो इस प्रकार के बेबी को हम वेरी लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर हमें बेबी का जो वेट है वह 1000 ग्राम से भी बिलो देखने मिल रहा है, यानी कि कम देखने मिल रहा है, तो इस प्रकार के बेबी को हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी की कैटेगरी में रखते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी कंडीशन में बिग बेबी मैक्रोसोमिया, यानी कि अगर हमें किसी कंडीशन में क्या देखने मिलता है, अगर बेबी का साइज, हमें बेबी का वेट, यानी कि जो हमारा बेबी है वह बड़ा और वेटेड देखने मिल रहा है, यानी कि जो बेबी का वेट रहेगा हमारा कितना देखने मिल रहा है, मोर देन 4 केजी। अगर हमें बेबी का वेट मोर देन 4 केजी देखने मिल रहा है, यानी कि 4 किलो से ज्यादा देखने मिल रहा है, कितना, 4 किलो से अगर बेबी का वेट हमें ज्यादा देखने मिल रहा है तो इस प्रकार के बेबी को हम किसके नाम से जानेंगे, मैक्रोसोमिया के नाम से जानेंगे। किसके नाम से, मैक्रोसोमिया, यानी कि मैक्रोसोमिया के नाम से जानेंगे। और जो मैक्रोसोमिया है, तो मैक्रोसोमिया किस वजह से हमें बेबी में देखने मिलता है, अगर मदर में हमें, जो मदर है बेबी की, अगर मदर में किसी भी प्रकार की डायबिटीज मेलाइटिस जैसी कंडीशन प्रेजेंट है, क्या है मदर में, डायबिटीज मेलाइटिस जैसी कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो इस प्रकार की कंडीशन के थ्रू जो मदर होगी वह किस प्रकार के बेबी को इंडिकेट करेगी, मैक्रोसोमिया बेबी को इंडिकेट करेगी। अगर जो हमारी मदर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज मेलाइटिस प्रेजेंट इन मदर, यानी कि अगर हमारी मदर में क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटिस, यानी कि डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन दिखाई दे रही है, डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन देखने मिल रही है, मेलाइटिस की कंडीशन देखने मिल रही है, तो इस प्रकार की मदर मैक्रोसोमिया बेबी को इंडिकेट करेगी। किस, कैसे बेबी को, मैक्रोसोमिया बेबी को क्या करेगी, इंडिकेट करेगी, जिसका वेट हमें कितना देखने मिलेगा, मोर देन 4 केजी से ज्यादा देखने मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ कंडीशंस के बारे में, यानी कुछ ऐसी कंडीशन जो एट अ बर्थ हमें बेबी में देखने मिलती है, यानी कि जो बर्थ के दौरान जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तब कुछ कंडीशन होती हैं जो बेबी में हमें देखने मिलती हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें बेबी में फॉलो करनी होती हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टर्म, यानी कि रूटीन न्यूबॉर्न केयर, तो रूटीन न्यूबॉर्न केयर क्या होती है, वह केयर जो एट अ बर्थ हमें बेबी को देनी होती है, जो केयर हम एट अ बर्थ बेबी को देते हैं वह रूटीन केयर के नाम से, रूटीन न्यूबॉर्न केयर के नाम से जानेंगे। अब पीडियाट्रिक में एट अ बर्थ 5 टाइप की हम क्या देते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप की, 5 टाइप की, हम बेबी में 5 टाइप की केयर प्रोवाइड करेंगे, 5 केयर प्रोवाइड करेंगे। तो अब बेबी में एट अ बर्थ 5 केयर क्या होती है हम जानेंगे। जैसे पीडिया के अंदर एट अ बर्थ 5 केयर होती है, इसी प्रकार ओबीजी के अंदर भी इसी प्रकार ओबीजी में भी क्या होगी, 5 केयर होंगी। वो हम आपको 5 क्लीन, सॉरी 5 केयर नहीं, यहाँ बेटा क्लीन है,
यानी कि हमें जब बेबी, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है एट अ बर्थ, हमें 5 क्लीन्स देखने मिलते हैं। क्या देखने मिलते हैं? 5 क्लीन्स देखने मिलेंगे। और ओबीजी में भी हमें 5 क्लीन्स देखने मिलते हैं, वो हम ओबीजी में बात करेंगे। तो 5 क्लीन्स हम देखेंगे कि किन किन 5 क्लीन्स की आवश्यकता होती है एट अ बर्थ बेबी में, यानी कि जब बेबी डिलीवर होता है तो कौन से 5 क्लीन्स की हमें आवश्यकता होती है। तो फर्स्ट 5 क्लीन कौन सा होगा, गैस करिए। लाइक क्लीन हैंड। क्या करेंगे हम? सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा 5 क्लीन्स होगा वह क्या होगा? क्लीन हैंड होगा। यानी कि अगर जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो हम बेबी को जब भी टच करेंगे तो हमें बगैर हैंड वॉश के बेबी को टच नहीं करना है। हमें बेबी को टच अपने हैंड को क्लीन करके ही करना है, यानी कि हैंड वॉश के थ्रू ही हम बेबी को क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। तो ये हमारी पीडिया की फर्स्ट क्लीन है, यानी कि 5 क्लीन में से फर्स्ट क्लीन कौन सी हो रहेगी आपकी? यानी कि क्लीन हैंड होने चाहिए। जब भी हम बेबी को टच करें तो हमारे हैंड कैसे होने चाहिए? क्लीन हैंड होने चाहिए। नेक्स्ट क्लीन कौन सी है हमारी? क्लीन सरफेस। अगर हम बात करें सेकंड क्लीन्स की तो कौन सी है? क्लीन सरफेस। सरफेस, क्लीन सरफेस का मतलब है कि यानी कि जिस एरिया में हम बेबी को लिटा रहे हैं या फिर जिस एरिया में हम बेबी को क्या कर रहे हैं? रख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? बेबी को सबसे पहले हैंड वॉश करके, यानी कि हैंड को क्लीन करके टच करना है। और जिस भी एरिया में हम बेबी को लिटा रहे हैं या रख रहे हैं वह एरिया कैसा होना चाहिए? क्लीन सरफेस होना चाहिए। जिसकी सरफेस है वह कैसी होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लीन कौन सा है हमारा? क्लीन क्लीन ब्लेड। क्लीन ब्लेड का मीन्स है जैसे ही आफ्टर डिलीवरी बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही बेबी डिलीवर होगा तो जब भी हम बेबी की अम्बलाइकल कॉर्ड को क्या करते हैं? कट करते हैं। यानी कि जब भी हम बेबी की क्या करेंगे? जैसे ही हम बेबी की अम्बलाइकल कॉर्ड को कट करने के लिए, अम्बलाइकल कॉर्ड कट करने के लिए जिस भी हम ब्लेड का यूज करते हैं, क्या किसका यूज करते हैं? जिस भी ब्लेड का यूज करते हैं उस तरह की ब्लेड कैसी होना चाहिए? क्लीन ब्लेड का यूज करना चाहिए। यानी कि अम्बलाइकल कॉर्ड, बेबी के अम्बलाइकल कॉर्ड को कट करने के लिए हम किस प्रकार की ब्लेड का यूज करेंगे? क्लीन ब्लेड का यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम क्लीन ब्लेड का यूज नहीं करते तो इस प्रकार से बेबी में कई प्रकार के इन्फेक्शन क्या हो सकते हैं? फैल सकते हैं। क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी में क्या होते हैं? एक्यूट इन्फेक्शन फैलने के सबसे ज्यादा चांसेज होते हैं। तो क्या करेंगे हम? जिस भी ब्लेड का यूज करेंगे अम्बलाइकल कॉर्ड को कट करने के लिए तो हम क्लीन ब्लेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ क्लीन की। तो क्लीन कॉर्ड क्लैंप, यानी कि बेबी की अम्बलाइकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए जिस भी क्लैंप का हम यूज करेंगे, क्लैंप का मतलब जानते हैं ना, जिसमें हम बेबी की क्लैंप को क्या करते हैं? दबा कर रखते हैं। यानी कि जिस भी क्लैंप का यूज करेंगे तो वह कैसी होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लीन कॉर्ड। क्लीन कॉर्ड यानी कि बेबी की अम्बलाइकल कॉर्ड कैसी होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? जो भी कॉर्ड को हम क्या करने वाले हैं? क्लैंप करने वाले हैं, वह कॉर्ड कैसी होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। तो ये है हमारे पीडिया के 5 क्लीन्स जो कि आपको आई होप कि समझ आए होंगे। तो हम 5 क्लीन्स की जो बात कर रहे थे तो फर्स्ट क्लीन हमारा कौन सा है? क्लीन हैंड। सेकेंड है हमारा क्लीन सरफेस। थर्ड है हमारा क्लीन ब्लेड। फोर्थ है हमारा क्लीन कॉर्ड क्लैंप एंड फिफ्थ हमारा रहेगा क्लीन कॉर्ड। यानी कि सबसे पहले जब भी बेबी को टच करना है तो हमारे हैंड कैसे होने चाहिए? क्लीन होने चाहिए। और जिस भी सरफेस में हम बेबी को लिटाने वाले हैं वो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। और जिस भी ब्लेड का हम यूज करने वाले हैं कॉर्ड को कट करने के लिए वह कैसी होनी चाहिए? हमारी क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट, जिस भी कॉर्ड का हम जिस भी क्लैंप का हम यूज कर रहे हैं बेबी की अम्बलाइकल कॉर्ड को क्लैंप करने के लिए वह क्लैंप कैसी होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। और बेबी की जो अम्बलाइकल कॉर्ड है वह भी कैसी होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बात करेंगे हम कंडीशन यानी कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का अर्थ है
यानी कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही बेबी क्या होगा, डिलीवर होता है, तो जो भी हमें उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है, तो उसमें हमें क्या करना है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की आवश्यकता होती है। यानी कि WHO की गाइडलाइन के दौरान बताया गया कि जब भी एट अ बर्थ, जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, तो हमें उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वह हमें हाल ही हाल कट नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, हमें जो बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड है वह क्या नहीं करनी है, हाल ही हाल कट नहीं करनी है, बल्कि हमें क्या करना है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी। क्या करनी है, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है। यानी कि देर से, डिलेड का मतलब होता है देर से, क्या होता है, देर से, यानी कि कुछ टाइम के बाद हमें क्या करनी है, बेबी की कॉर्ड को कट करना है। यानी कि कितना, हमें ड्यूरेशन जो रहेगा हमारा डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग का जो ड्यूरेशन होगा वह कितना होगा, 1 से 3 मिनट्स का होगा। यानी कि जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो हमें 1 to 3 मिनट्स का वेट करके हमें बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना है, कट करना है। क्यों, क्योंकि इससे बताया, WHO ने बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें बेबी में क्या बेनिफिट देखने मिलेगा, डिक्रीज रिस्क फॉर एनीमिया। क्या रिस्क हमें बेनिफिट देखने मिल रहा है, डिक्रीज रिस्क फॉर एनीमिया। जो WHO ने बताया कि अगर हम 1 से 3 मिनट डिले करके अगर हम बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं, तो ऐसा करने में हमें क्या बेनिफिट देखने मिलेगा बेबी में, कि जो बेबी में एनीमिया के चांसेस थे, यानी कि जो एनीमिया का रिस्क था वह हमें कम देखने मिलेगा। वह क्या देखने मिलेगा, हमें डिक्रीज देखने मिलेगा। क्योंकि जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड होता है, तो वह क्या हो जाएगा, 1 से 3 मिनट डिले करने से जो भी अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड प्रेजेंट था वह बेबी के अंदर क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। जो भी ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है वह क्या होता है, 1 से 3 मिनट डिले करने पर वह बेबी के अंदर चला जाएगा पूरी तरह से, और हमें एनीमिया की रिस्क को, और जो हमारा एनीमिया का रिस्क है वह हमें कम दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर इसके बाद है प्री टर्म। यानी कि अगर प्री टर्म बेबी है, यानी कि बिलो 37 वीक से पहले अगर बेबी क्या हो रहा है, डिलीवर हो रहा है, तो इस कंडीशन में अगर हम क्या करने वाले हैं, कॉर्ड क्लैंपिंग करने वाले, कॉर्ड को कट करने वाले हैं, तो भी हमें क्या करना है, डिले कॉर्ड कटिंग करनी है। क्या करना है हमें, प्री टर्म कंडीशन में भी हमें क्या करना है, डिले कॉर्ड कटिंग करनी है। क्यों, पहले ऐसा बोला जाता था कि जैसे ही प्री टर्म बेबी में बेबी डिलीवर होता है तो हमें हाल ही हाल क्या करनी चाहिए, कॉर्ड को कट करना चाहिए। जो अम्बिलिकल कॉर्ड है पहले ही हमें तुरंत ही कट कर देनी चाहिए, बट वह रॉन्ग था। WHO ने बताया कि प्री टर्म बेबी में भी हमें क्या करना है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है। डिले कॉर्ड कटिंग करने से क्या बेनिफिट देखने मिलेगा, जो भी बेबी में इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज की कंडीशन थी वह हमें क्या देखने मिलेगी, डिक्रीज दिखाई देगी। यानी कि डिले कॉर्ड कटिंग करने से हमें प्री टर्म बेबी में भी क्या बेनिफिट देखने मिल रहा है, कि डिक्रीज रिस्क इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज। जो भी इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज की कंडीशन थी वह हमें क्या देखने मिलेगी, कम देखने मिलेगी। और जो पहले हमारा कॉन्सेप्ट था वह क्या दिया था, कि अगर हम ऐसा माना जाता था कि अगर प्री टर्म बेबी है और अगर हम हाल ही हाल उसकी कॉर्ड कटिंग कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जो भी ब्लड है वह बेबी के अंदर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगर बेबी के अंदर वह ब्लड चला गया तो बेबी ऑलरेडी क्या है, प्री मैच्योर है, यानी प्री टर्म है, और ऐसे अगर ब्लड चला गया तो उसका जो हार्ट है, जो बेबी का हार्ट है, तो बेबी के हार्ट में हमें क्या देखने मिलेगी, कि उसमें ओवरलोडेड देखने मिलेगी। जो ब्लड का फ्लो है उसमें क्या देखने मिलेगा, हार्ट में ओवरलोडेड देखने मिलेगा। जो ब्लड का ओवरलोडेड देखने मिल सकता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन दिखाई दे सकती है। किसकी कंडीशन देखने मिल सकती है, हार्ट फेलियर
फेलियर की कंडीशन देखने मिल सकती है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट रॉन्ग था। यह क्या था? यह कॉन्सेप्ट रॉन्ग था। नेक्स्ट टर्म पे WHO के द्वारा गाइडलाइन में बताया गया, नई गाइडलाइन में उन्होंने बताया कि हम प्री टर्म बेबी में भी क्या कर सकते हैं? डिले कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से हम क्या कर सकते हैं? बेबी को कई प्रकार की कॉन्ट्रा इंडिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बेबी को कई प्रकार की कॉन्ट्रा इंडिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं और बेबी को इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज की कंडीशन से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हम क्या देखेंगे कि किन कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हम बेबी की कॉर्ड कटिंग अर्ली करते हैं, यानी कि जल्दी करते हैं। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी है तो किन कंडीशन में हम बेबी की हालो हाल कॉर्ड कटिंग करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं, अगर जो मदर है वह कैसी देखने मिल रही है? हमें इन्फेक्टेड देखने मिल रही है, यानी कि अगर मदर में HIV और हेपेटाइटिस B एंड C जैसी कंडीशन हमें देखने मिल रही है और या फिर RH इनकम्पैटिबिलिटी हमें देखने मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? बेबी में अर्ली कॉर्ड कटिंग करेंगे। क्या करेंगे? अर्ली कॉर्ड कटिंग करेंगे। यानी कि अगर बेबी में, अगर मदर में HIV और हेपेटाइटिस B एंड C और RH इनकम्पैटिबिलिटी की कंडीशन दिखाई दे रही है, तो इन चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रा इंडिकेशन से बचने के लिए बेबी में हम अर्ली अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग करेंगे, यानी कि हालो हाल बेबी की कॉर्ड कटिंग कर देंगे। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? जो मदर का इन्फेक्टेड ब्लड है, जो मदर का इन्फेक्टेड ब्लड है वह बेबी के अंदर एंटर नहीं हो पाएगा और बेबी को हम कई प्रकार की सीवियर कंडीशन या कई प्रकार के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना? कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कंडीशन में हमें बेबी में अर्ली अम्बिलाइकल कॉर्ड कटिंग करनी है और नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या करना है? डिलायड कॉर्ड क्लैंपिंग करनी है। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया क्या है हमारा? तो देखेंगे हम हाइपोथर्मिया क्या है। हाइपोथर्मिया एक कॉमन कंडीशन होती है जो एट अ बर्थ हमें बेबी में देखने मिलती है। क्या होती है? जो हाइपोथर्मिया रहेगी वह बेबी की एक कॉमन कंडीशन रहेगी जो कि हमें क्या देखने, कब देखने मिलेगी? हाइपोथर्मिया एक प्रकार की कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है जो बेबी में हमें एट अ बर्थ देखने मिल सकती है, जिसमें बेबी का जो वेट रहेगा, जो बेबी का टेम्परेचर रहेगा, यानी कि जो बेबी का बॉडी टेम्परेचर रहेगा। तो हमने बात की थी पहले अपने प्रीवियस लेक्चर में कि जो बेबी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वह कितना होता है? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। ये क्या होता है? एक नॉर्मल बेबी का टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर बेबी का टेम्परेचर बिलो 30 डिग्री सेल्सियस देखने मिलता है एट अ बर्थ, तो हम किसकी कंडीशन में रख सकते हैं? एक प्रकार की कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे हम हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं, जिसमें हमें क्या देखने मिलता है कि जो बेबी का टेम्परेचर है वह क्या होता है? बिलो दिखाई देता है, यानी कि बिलो 35 डिग्री सेल्सियस देखने मिलेगा। तो हम हाइपोथर्मिया की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? जो हाइपोथर्मिया है वह आपका एक मेन टॉपिक है जो हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ देखेंगे। आगे अभी हम इसको डिटेल के साथ में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ इंट्रो के थ्रू इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ हाइपोथर्मिया, यानी कि हम हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए, हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा डिलीवरी रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। जो हमारे डिलीवरी रूम का टेम्परेचर है, किसका? जहां बेबी डिलीवरी होने वाली है, यानी कि जहां बेबी की डिलीवरी होने वाली है, जो रूम का टेम्परेचर है वह कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस के समथिंग होना चाहिए। कितना होना चाहिए?
25 डिग्री सेल्सियस की समथिंग होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया की कंडीशन से बेबी को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बेबी को हाइपोथर्मिया की कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो था हमारा 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये था हमारा टेम्परेचर किसका, रूम का। अगर रूम टेम्परेचर की बात हमारी एवरेज में की जाए तो एवरेज में कितना होगा, एवरेज में 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के समथिंग डिलीवरी रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। किस कंडीशन में, जब हम हाइपोथर्मिया से बेबी को प्रिवेंट करना चाहते हैं। इज दैट क्लियर नाउ। अगर वह रेंज में बात करता है, यानी कि रेंज में अगर बात की जा रही है, तो बेबी की जो रूम का डिलीवरी रूम का जो टेम्परेचर रहेगा वह कितना होगा, 24 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अगर एग्जैक्ट टेम्परेचर की बात की जाए तो रूम टेम्परेचर कितना रहेगा, 25 डिग्री सेल्सियस के समथिंग रहेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किन टू स्किन कांटेक्ट बाय मदर एंड बेबी, यानी कि अगर हम बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बेबी को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो हम ऐसी कंडीशन में, हमें मालूम है कि बेबी का जो टेम्परेचर होता है वह कम हो जाता है, तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, मदर से स्किन टू स्किन कांटेक्ट करा सकते हैं। यानी बेबी को हम क्या करेंगे, वाइप करेंगे, बेबी को पोंछ करके, बेबी को क्लीन करके हम क्या कर देंगे, मदर को दे देंगे बेबी को, और ताकि मदर क्या करे, अपने बेबी को स्किन टू स्किन क्या करे, स्किन टू स्किन मदर कांटेक्ट करने से जो बेबी की बॉडी का टेम्परेचर है वह क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा, और हाइपोथर्मिया की कंडीशन से बेबी को प्रिवेंट किया जा सकता है। यानी कि आपने एक कंडीशन देखी होगी कई बार, जैसे कि कंगारू मदर केयर, जो कंगारू मदर केयर होती है वह किसके लिए होती है, यानी इसके लिए एक एग्जांपल है कि अगर हम स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराते हैं तो हम बेबी को हाइपोथर्मिया की कंडीशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रिवेंशन क्या रहेगा हमारा, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग से हम कैसे बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपोथर्मिया के थ्रू, यानी कि अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू हम हाइपोथर्मिया से बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्यों, जब भी हम कभी खाना खाते होंगे, जैसे आप लोग भी घर में रोटियां खाते हैं कि नहीं खाते हैं, रोटियां खाते होंगे और हम देखते होंगे कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वह क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने से हमारी बॉडी में क्या होती है, हीट जो होती है, क्या होती है, हीट जो होती है वह प्रोड्यूस होने लगती है। जो हमारी हीट होती है वह क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। खाना खाने के बाद जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर वो क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ने के थ्रू क्या हो जाता है, टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में अगर हम बेबी को अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करते हैं तो बेबी जैसे ही मदर की निप्पल को सक करता है तो बेबी को क्या करना होता है, बेबी को स्ट्रगल करना होता है। जैसे ही वह सक करेगा वह बेबी को स्ट्रगल करना होगा और बेबी की मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, बेबी का जो बॉडी का टेम्परेचर है वह भी धीरे धीरे क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। और इस कंडीशन में हम बेबी को क्या कर सकते हैं, हाइपोथर्मिया की कॉम्प्लिकेशन से बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रोफिलैक्सिस की बात करते हैं हम। नेक्स्ट प्रोफिलैक्सिस क्या होते हैं, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस क्या होते हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस यानी कि कुछ ऐसे गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के क्रिएट होने के पहले ही या किसी भी बीमारी के इंटर होने के पहले ही अगर हम उस बीमारी के लिए किसी भी प्रकार का अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दें, यानी कि लाइक दैट वैक्सीनेशन, क्या करें, वैक्सीनेशन, यानी कि इसके अंतर्गत प्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि अगर हमें कोरोना होने वाला है, कोरोना या फिर पोलियो के होने के पहले ही अगर हम पोलियो की वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर दें तो हमारे अंदर क्या होगा, पोलियो की कंडीशन नहीं देखने मिलेगी। प्रोफाइलैक्सिस वे होते हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं
कि बॉडी में इन्फेक्शन या बॉडी में क्या होने से, बीमारी होने के पहले ही हम उसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दें। इस प्रकार की सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के नाम से जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं जैसे कि विटामिन के। तो विटामिन क्या रहेगा हमारी एक प्रकार से प्रोफाइलैक्सिस का वर्क करेगा। तो विटामिन की जो है प्रोफाइलैक्सिस का जो वर्क करेगा, उसका जो रूट रहेगा विटामिन की, हम बेबी को जो प्रोवाइड करने वाले हैं वह किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे, आईएम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं हम, विटामिन के को हम बेबी को आईएम देंगे, आईएम इंजेक्शन के रूप में हम विटामिन के प्रोवाइड करेंगे। और कैसे देंगे हम, यानी कि आईएम जो रहेगा, हम जो बेबी को विटामिन के प्रोवाइड करने वाले हैं वह हम कैसे देंगे, हम थाई में देंगे। किस में देंगे, बेबी की थाई में देंगे। अगर हम बात करें बेबी की थाई में जो हम आईएम प्रोवाइड करने वाले हैं विटामिन के, तो भाई अगर हम इंटरनली देंगे या एक्सटर्नली देंगे, कैसे देंगे, इंटरनली देंगे या एक्सटर्नली देंगे, तो हम देखेंगे जो हमारा रूट है वह कैसा रहेगा, आईएम रहेगा। और जो हम बेबी में इंजेक्शन देने वाले हैं, जो बेबी की थाई में देने वाले हैं इंजेक्शन किसका, विटामिन के का, वह कैसा रहेगा, इंजेक्शन जो रहेगा एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, यानी कि जो हम इंजेक्शन थाई में लगाने वाले हैं वह एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट्स के थ्रू रहेगा। यानी कि जो इंजेक्शन हम देने वाले हैं वह कैसा रहेगा, हल्का सा तिरछा लगाया जाएगा। जो थाई में हम इंजेक्शन देने वाले, एक तो हम एक्सटर्नली उस इंजेक्शन को लगाएंगे, इंटरनली नहीं लगाएंगे। जो एक्सटर्नली यूज करेंगे वह भी हम क्या करेंगे, लैटरल साइड से हम यूज करेंगे। एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई के थ्रू हम इंजेक्शन को लगाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मसल्स ऑफ वेस्टस लैटरलिस, यानी कि कौन सी मसल्स में हम इंजेक्शन देंगे विटामिन के का, तो वेस्टस लैटरलिस मसल्स में हम क्या करेंगे, आईएम इंजेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि विटामिन के का आईएम इंजेक्शन हम किस में प्रोवाइड करेंगे, वेस्टस लैटरलिस मसल्स में प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो विटामिन के है वह बॉडी में हमारे क्या करता है। तो विटामिन के है जो वह एक्टिवेट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जो भी यहाँ पे गलत हो गया है, यहाँ पे क्लॉटिंग फैक्टर था, क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि यहाँ पे जो था वह क्या था, क्लॉटिंग फैक्टर। जो विटामिन के है वह एक न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में क्या करने वाला है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है, जो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर है उनको क्या करने वाला है, एक्टिवेट करने वाला है। और ये कौन कौन सी क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, जैसे कि सेकेंड क्लॉटिंग फैक्टर, 7 क्लॉटिंग फैक्टर, 9 क्लॉटिंग फैक्टर और 10 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। जो विटामिन के है वह बेबी की बॉडी में जाकर के क्या करेगा, जो सेकेंड नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है और जो 7 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है और जो 9 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर और जो 10 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर है, इन क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करने का काम करेगा, एक्टिवेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी में जो भी गट्स रहेगा, यानी कि स्टेराइल, वह कैसा होगा, स्टेराइल कंडीशन में होगा। गट्स का मतलब है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होते हैं, फ्लोरा एक ऐसे फ्रेंडली, गट का मतलब होता है फ्लोरा, फ्लोरा यानी कि फ्लोरा का मतलब है, फ्लोरा क्या है, एक ऐसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होने से बचाते हैं या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने का काम करते हैं। फ्लोरा क्या है, ऐसे हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी में किसी प्रकार का हार्मफुल इफेक्ट नहीं पहुंचाते, बल्कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और हार्मफुल इफेक्ट से बचाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, फ्लोरा कहलाते हैं, फ्लोरा या गट्स कहलाते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी में जो गट्स रहेगा वह कैसा होता है, स्टेराइल प्रवृत्ति का होता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के फ्लोरा प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए हमें किसकी डोज देने की आवश्यकता होती है, उसमें विटामिन के की डोज देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विटामिन के जो है वह हमारी बॉडी के अंदर क्या करने वाला है,
फ्लोरा को प्रोड्यूस करने वाला है। विटामिन के क्या करेगा, हमारी बॉडी में फ्लोरा को प्रोड्यूस करेगा। और फ्लोरा की जो यानी कि जो विटामिन के की डोज रहेगी वह हम बेबी में कितनी देंगे, 1 mg प्रोवाइड करेंगे। जो विटामिन के की जो हम डोज देने वाले हैं बेबी को वह कितनी रहेगी, 1 mg की समथिंग रहेगी। और अगर हमें बेबी का वेट कितना देखने मिल रहा है, बिलो 1000 ग्राम, यानी कि अगर हमें बेबी का वेट कितना देखने मिल रहा है, बिलो 1000 ग्राम देखने मिल रहा है, तो जो हमारी विटामिन के की डोज रहेगी हम वह कितनी प्रोवाइड करेंगे बेबी को, 0.5 mg, यानी कि 0.5 mg की समथिंग हमारी जो डोज रहेगी वह रहेगी। अगर बेबी का वेट कितना देखने मिल रहा है हमें, बिलो 1000 ग्राम देखने मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखें कि न्यू बॉर्न बेबी में जो गट्स रहेंगे वह कैसे रहेंगे, स्टेराइल प्रवृत्ति के रहेंगे। और जो डोज मैंने आपको बताई थी वह कितनी रहेगी, 1 ग्राम की समथिंग रहेगी। और मैंने आपको बताया था कि अगर बिलो 1000 ग्राम की समथिंग अगर हमें बेबी का वेट देखने मिल रहा है तो जो विटामिन के की डोज रहेगी वह कितनी होगी, 0.5 mg की समथिंग हमें देखने मिलेगी। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लेता तब हमें क्या देखने मिलेगा, अगर वह पूछ लेता है कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी में विटामिन के की डोज कितनी रहेगी, तो कितनी रहेगी विटामिन के की डोज, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी हम किसको जानते हैं, जिसका वेट 1000 ग्राम से कम देखने मिलता है, तो भी हमारी डोज क्या रहेगी, 0.5 mg रहेगी। कितनी रहेगी, 0.5 mg देखने मिलेगी। इज दैट क्लियर नाउ? तो यानी कि एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी का मतलब क्या होता है कि बेबी का जो वेट है वह 1000 ग्राम से बिलो देखने मिलना चाहिए, उसी को हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर नाउ? अब इसके आगे की जो भी डिस्कशन है, जो भी टॉपिक है, जैसे कि अब हम नेक्स्ट क्लासेस में अपना डिस्कशन करने वाले हैं इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। तो आज की जो क्लास रहेगी वो हम यही समाप्त करते हैं, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन है वो भी मैं आपका नेक्स्ट क्लासेस में क्लियर कर दूंगी। तो जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हमारी हम यही समाप्त करते हैं।